Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET and CRE exam preparation. So today we are going to discuss a very important topic, that is ABG, arterial blood gas analysis. Very important topic, like one MCQ every time comes in NORCET. Every time, like either they ask directly or in scenario based करके वो MCQ पूछते हैं ABG से. सो एबीजी में मैं बेसिकली आपको सिंपल 5 स्टेप्स बताऊंगी एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल डेफिनेटली सॉल्व एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू रिगार्डिंग एबीजी. दुनिया का जैसा भी एबीजी आपके सामने आए, ट्रिकी से ट्रिकी, आप बहुत इजीली ओनली जस्ट फॉलो द 5 स्टेप्स, आप बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, एबीजी में बेसिकली आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू होती है, राइट कुछ इस तरीके की वैल्यू होती है एंड दे आस्क कि वेदर इट्स एल्कलोसिस और एसिडोसिस. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि ये एल्कलोसिस है कि एसिडोसिस है. सेकंड ये पूछते हैं कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है. ओके, सो सेकंड इज द वेदर इट्स रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि ये कॉम्पनसेटेड है कि पार्शियली कॉम्पनसेटेड है कि ये अनकॉम्पनसेटेड है. सो इन तीनों सवालों का जवाब हम एट द एंड ऑफ सेशन हम बहुत इजीली वे में कंप्लीट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं और हर तरीके का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू एबीजी. ठीक है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग एबीजी कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम एबीजी का जो सैंपल लेंगे उसके रिगार्डिंग हम कुछ बातें पता करते हैं. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम एबीजी का जो सैंपल लेते हैं वो या तो हम 2 ml सीरीज या फिर 5 ml सीरीज में लेते हैं, राइट. 2 ml और 5 ml की सीरीज में हम सैंपल लेते हैं एंड दिस सीरीज शुड बी हेपेरेनाइज्ड होना चाहिए. ये सीरीज ना हेपेरेनाइज्ड होना चाहिए. मतलब क्या है, मतलब ये है कि मतलब ये नहीं हुआ कि सिरिंज में हमने हेपेरिन ले लिया है एंड देन हम एबीजी का सैंपल लेंगे. नो, हमने सिरिंज में हेपेरिन लेंगे एंड फ्लश कर देंगे, फ्लश आउट कर देंगे एंड देन हम एबीजी का सैंपल लेंगे, सो दैट जो एबीजी का जो सैंपल है, जो आर्टेरियल जो ब्लड लिया है वो क्लॉट ना हो, है ना. एंड प्रॉपर लाइक हम जब मशीन में डाले तो प्रॉपर उसकी वैल्यूज आ जाए, है ना, कुछ एरर ना आए. सो बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल द सिरिंज शुड बी हेपेरिनाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड इज द साइट, कि कहाँ से लेना है एबीजी का सैंपल. तो साइट हमारे पास 3 है, या तो हम रेडियल आर्टरी के थ्रू लेंगे, या तो हम रेडियल से लेंगे, या तो हम ब्रेकियल से लेंगे, या हम फिमोरल से लेंगे. बट अगर आपसे पूछे कि मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम या मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग द एबीजी सैंपल, सो दैट इज द रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन और प्रेफर और फर्स्ट प्रायोरिटी साइट. बट अगर रेडियल नहीं मिल रहा है तो ब्रेकियल के पास जा सकते हो. अगर ब्रेकियल भी नहीं है तो आप फिमोरल आर्टरी के पास जा सकते हो. फिमोरल आर्टरी जो है ना, दैट इज अ लीस्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि वहां पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी ज्यादा होता है एंड प्लस वो हमारे पेरिनियम के जस्ट बहुत क्लोज होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई फिमोरल आर्टरी इज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर टेकिंग द एबीजी सैंपल, राइट. एंड द मोस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी इज द रेडियल. ठीक है. बट द वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप रेडियल आर्टरी से जब एबीजी का सैंपल लेंगे, रेडियल आर्टरी को जब आप पंक्चर करेंगे, सो यू शुड परफॉर्म अ टेस्ट दैट इज एलेंस टेस्ट. यहाँ से एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हो फॉर एबीजी, देन आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे. सो दिस टेस्ट नेम इज द एलेंस टेस्ट. सो बेसिकली ये एलेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू असेस द कोलेटरल सर्कुलेशन. कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा पाम है, यहाँ से हमारा रेडियल आर्टरी आ रही है, यहाँ से हमारा अल्नर आर्टरी आ रही है, जो बेसिकली हमारे पाम को सप्लाई कर रहा है. लेट्स सपोज अगर हमने रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर दिया एंड अगर अल्नर आर्टरी भी ऑलरेडी पंक्चर्ड है या फिर इतना प्रॉपर वे में हमारे पाम को सप्लाई नहीं कर पा रहा है और आपने ऑलरेडी रेडियल आर्टरी को भी पंक्चर कर दिया, तो ये हमारे पाम को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना. तो अगर हमने लेट्स सपोज अगर हमने रेडियल आर्टरी को पंक्चर किया तो अल्नर आर्टरी तो है ना प्रॉपर सप्लाई करने में. सो इसलिए हम बिफोर टेकिंग एबीजी हम ये टेस्ट करते हैं टू असेस द कोलेटरल सर्कुलेशन, की वेदर इट्स जो अल्नर आर्टरी है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर पा रहा है पाम को कि नहीं कर पा रहा है. तो हम कैसे चेक करते हैं, बेसिकली हम जो पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने जो आपका पाम है उसको अच्छे से क्लेंच करो, है ना, तेज की क्लेंच करो और हम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी पे हम प्रेशर लगा देते हैं, मतलब कि दोनों आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, सो ब्लड आगे नहीं जाएगा. जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो जो ये पाम में क्या हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा. देन आप धीरे से अल्नर आर्टरी का जो प्रेशर है वो रिलीज करोगे. जैसे ही आप अल्नर आर्टरी का प्रेशर रिलीज करोगे ना, जो पाम है एकदम रेड हो जाएगा. इट मीन्स की ब्लड सप्लाई अल्नर आर्टरी इतना सफिशिएंट अमाउंट में मतलब ब्लड सप्लाई कर पा रहा है
पाम को, इट मीन्स आप रेडियल आर्टरी को पंक्चर करके आप एबीजी सैंपल ले सकते हो, है ना। सो एलेंस टेस्ट मतलब कि टू असेस द कोलेटरल सर्कुलेशन और पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी की पेटेंसी है कि नहीं है, इसलिए हम एलेंस टेस्ट करते हैं बिफोर टेकिंग द एबीजी सैंपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है, साइड से भी एमसीक्यू आ रखा है, पेरेनाइज सीरीन से भी एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है ना। सो ये तीनों हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। देन सेकेंड क्वेश्चन की आपको क्या याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज, मतलब कि आप एबीजी सॉल्व करने जा रहे हो, सो एबीजी सॉल्व करने से पहले यू शुड नो द वैल्यूज। आपको ये जो वैल्यूज है ना, यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड लाइक ये जो वैल्यूज है ना, दिस वैल्यू शुड बी ऑन टिप ऑफ टंग, आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, तभी आप एबीजी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। सो द फर्स्ट थिंग इज पीएच। सो नॉर्मल पीएच जो हमारे ब्लड का है दैट इज 7.35 टू 7.45, जो कि हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सबको पता है, ठीक है ना। सो नॉर्मल पीएच दैट इज 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल पीएच। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर हमारा पीएच जो है दैट इज 7.35 से 7.45 इज द नॉर्मल पीएच है, तो अगर 7.35 से कम होगा, 7.35 से अगर कम होगा तो क्या होगा, मतलब कि बॉडी में क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, एसिडिक कंडीशन हो रहा है, मतलब पीएच कम हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। एंड अगर 7.45 से ज्यादा होगा, इट मींस क्या हो रहा है, बॉडी में बेसिक कंडीशन ज्यादा हो रहा है ना, बेसिक ज्यादा हो रहा है, या फिर एल्कलोसिस ज्यादा हो रहा है ना, बेस ज्यादा हो रहा है, एल्कलोसिस ज्यादा हो रहा है, एसिडिक कम हो रहा है। सो 7.35 से अगर वैल्यू कम होगा, मतलब कि वो एसिडोसिस होगा, एसिडिक होगा। एंड अगर 7.45 से ज्यादा होगा, इट मीन्स वो बेसिक होगा, एल्कलोसिस होगा। आई बस समझ में। सो ये एक चीज आपको पता चल गया, एंड इसकी वैल्यू पता चल गई आपको पीएच की, दैट इज 7.35 टू 7.45। 7.35 इट मीन्स एसिडिक, एसिडोसिस। एंड अगर 7.45 से ज्यादा है, इट मीन्स इट इज बेसिक और एल्कलोसिस। आई बस समझ में, ठीक है। सेकेंड वैल्यू आपको क्या याद करना है, यू हैव टू नो द PaCO2। PaCO2 क्या है, PaCO2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो PaCO2 बेसिकली क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है, बिकॉज CO2 कहाँ से एलिमिनेट होता है, हमारा लंग्स से ही एलिमिनेट होता है ना। लंग्स का काम ही है CO2 को एलिमिनेट करना। लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो CO2 रिटेंशन होने लग जाते हैं, अपने रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह में पढ़ा था, ठीक है ना। सो PaCO2 बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है, रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं ना रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, वो हम किससे डिसाइड करते हैं, PaCO2 से डिसाइड करते हैं। एंड इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 35 टू 45 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल वैल्यू। एंड यू नो वेरी वेल फ्रॉम द 6th क्लास स्टैंडर्ड क्लास से आपको पता है कि CO2 कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। CO2 हमारा एसिडिक होता है, तो अगर 35 से कम होगा, अगर 35 से कम होगा तो मतलब क्या है कि बॉडी में बेसिक कंडीशन हो रखा है, एल्कलोसिस कंडीशन हो रखा है ना। एंड अगर 45 से ज्यादा होगा, मतलब कि क्या है, बॉडी में एसिडिक कंडीशन हो रखा है, क्योंकि PaCO2 ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, मतलब कि एसिडोसिस हो रखा है। 35 से कम है, मतलब कि CO2 कम है, मतलब एसिड कम है, मतलब कि एल्कलोसिस कंडीशन हो रखा है, ठीक है ना। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। एंड थर्ड थिंग इज द बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट यू नो वेरी वेल, बाइकार्बोनेट जो है दैट इज जो हमारा किडनी का काम होता है, किडनी इसको रीअब्सॉर्ब करती है या फिर एक्सक्रीट करती है इन रिस्पॉन्स टू लाइक कि बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है या फिर एल्कलोसिस हो रहा है। सो बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना दैट इज 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। सो अगर बाइकार्बोनेट बेसिकली क्या है, बाइकार्बोनेट इज बेसिकली मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है ना। हमने एबीजी में पढ़ा ना कि वेदर इट्स एसिडोसिस और एल्कलोसिस, जो कि हमें पीएच से पता चलेगा। देन हमने पढ़ा था कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस है, वो हमें किससे पता चलेगा, रेस्पिरेटरी है तो हमें PaCO2 से पता चलेगा, अगर मेटाबॉलिक है तो हमें बाइकार्बोनेट से पता चलेगा, ठीक है ना। सो बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स है, PaCO2 क्या है, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है ना। सो बाइकार्बोनेट इज द मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स। एंड नॉर्मल वैल्यू क्या है, 22 से लेके 27। तो आप खुद सोचो, अगर 22 से कम होगा बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इट इज एसिडोसिस होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेसिक होता है ना। बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा है, बेसिक है। सो बेस कम हो रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है। एंड अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर 27 से ज्यादा होगा तो मतलब क्या हो रहा है, बेस बॉडी में ज्यादा हो रहा है, मतलब कि एल्कलोसिस कंडीशन हो रहा है, ठीक है ना। सो ये तीन वैल्यू आपको याद हो गई होगी, पीएच 7.35 टू 7.45,
PaCO2 that is 35 to 45 of mm of Hg, and third is the bicarbonate that is 22 से 27 milliequivalent per liter, that is metabolic determinant. PaCO2 is the respiratory determinant. And एक और वैल्यू आपने सुना होगा, partial pressure of oxygen that is 80 to 100 mm of Hg is the normal value. ठीक है ना. सो ये वैल्यू आपको याद हो गई, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है. ठीक है ना. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज क्या है, SpO2 है, ABG है, क्या है, सो दैट इज एज ABG. ABG इज द मोस्ट एक्यूरेट. अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मोस्ट एक्यूरेट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, लेट सपोज पेशेंट डिसैचुरेट हो रहा था, उसका ABG में एबनॉर्मल वैल्यू आई थी, लेट सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ रखा था, SpO2 कम हो रखा था, PaO2 कम हो रखा था, तो आपने उसको ऑक्सीजन थेरेपी, आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया, एंड यू हैव टू चेक कि जो मैंने ऑक्सीजन मास्क लगाया है वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन पेशेंट के बॉडी में, पेशेंट के ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन है कि नहीं है आफ्टर गिविंग दिस ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन मास्क. सो आपको कैसे चेक करना है, यू हैव टू चेक बाय ABG. SpO2 भी बताएगा, बट ABG ना मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट इफेक्टिवनेस वाला मेथड रिजल्ट बताएगा. ठीक है ना. सो अगर मोस्ट एक्यूरेट वर्ड आ जाए ना, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, देन योर आंसर शुड बी ABG. ठीक है ना. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अनायन गैप से एमसीक्यू एग्जाम में आ रखा है. सो अनायन गैप क्या होता है, अनायन गैप का जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, दैट इज 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है. ठीक है ना. अनायन गैप बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, कटायन को हम अनायन से माइनस कर देते हैं. सो सोडियम इज द कटायन, मतलब गैप है ना, गैप मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस है ना. सोडियम को सोडियम प्लस माइनस करते हैं क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू होती है उसको हम सोडियम कटायन से माइनस करते हैं, एंड दैट इज द अनायन गैप. सो अगर अनायन गैप एग्जाम में ऐसे आ रखा था कि अनायन गैप अगर इंक्रीज हो गया, अनायन गैप अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा. सो अनायन गैप बेसिकली अगर इंक्रीज होता है ना तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में बेसिकली जो अनायन गैप है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मतलब एल्कलोसिस कंडीशन जब बॉडी में होगी तो जो अनायन गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो यू शुड नो दिस टू थिंग्स रिगार्डिंग अनायन गैप, एंड द नॉर्मल वैल्यू इज 8 to 12, समटाइम्स 16 तक भी वैल्यू ले लेते हैं, डिपेंड ऑन द लैब, बट 8 to 12 इज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ अनायन गैप. ठीक है, ये चीजें तो हमने नॉर्मल चीजें पढ़ ली. अब बेसिकली हम आते हैं ABG सॉल्व करने. ABG को हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज ABG, कि ABG कैसे सॉल्व करना है. सो अब हम स्टेप्स पे आते हैं. सो स्टेप्स 1 इज द लर्न द वैल्यूज. हम आ गए, कहाँ आ गए हैं, हम सॉल्व करने आ गए कि हम ABG को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं. सो ABG सॉल्व करने से पहले स्टेप नंबर 1, 5 स्टेप मैंने बोला था ना. सो स्टेप नंबर 1 इज द लर्न द वैल्यूज. किसकी वैल्यू लर्न करनी है, सो लर्न करनी है आपको pH की वैल्यू, PaCO2 की वैल्यू एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू, क्योंकि यही मेन विलन है हमारे ABG सॉल्व करने में. ठीक है ना. सो pH की वैल्यू आप सबको पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, आपको पता है कि दिस इज द 7.35 to 7.45 इज द नॉर्मल pH वैल्यू, सबको पता है. 7.35 से कम होगा मतलब कि एसिडोसिस होगा, 7.45 से ज्यादा होगा मतलब कि एल्कलोसिस होगा, जो कि मैंने बता दिया आपको. PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू पता है आप लोगों को, 35 to 45 mm of Hg होता है. एंड अगर 35 से कम होगा मतलब कि CO2 कम है, CO2 एसिडिक होता है मतलब कि एल्कलोसिस हो रहा है. 45 से ज्यादा है मतलब CO2 एसिडिक है, मतलब एसिड ज्यादा हो रहा है मतलब कि एसिडोसिस हो रहा है. ठीक है. सेम बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो यू नो वेरी वेल कि बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, एल्कलोसिस, बेसिक नेचर होता है. सो 22 से कम होगा मतलब कि एसिडोसिस होगा, एंड अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू 27 से ज्यादा होगा मतलब कि क्या होगा, एल्कलोसिस नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा इन द ब्लड. ठीक है ना. सो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया ना. pH, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू आपको याद हो गई ना. सो स्टेप 1 इज कंप्लीट. देखो कितना सिंपल है ना, स्टेप 1 इज कंप्लीट. कमिंग टू स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या पता करेंगे, हम स्टेप 2 में हम ये पता करेंगे कि जो ये वैल्यू जो ABG दे रखा है, आगे हम बहुत सारे ABG सॉल्व करने वाले हैं, आप एकदम मास्टर होके जाओगे इस क्लास के बाद. ठीक है ना. सो इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या पता करेंगे कि वेदर इट्स एसिड है या फिर बेस है. वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा pH से. ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया कि अगर pH की वैल्यू 7.35 से 7.45 इज नॉर्मल,
राइट। सो अगर 7.35 से कम होगा, 7.35 से कम होगा मतलब क्या हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है कि बॉडी में एसिडोसिस ज्यादा हो रहा है, एसिड ज्यादा हो रहा है, एसिडोसिस ज्यादा हो रहा है ना। सो अगर पीएच 7.35 से कम होगा तो वो एसिडोसिस होगा, ठीक है ना, एसिड होगा, एसिडोसिस होगा। एंड अगर 7.45 से ज्यादा होगा, 7.45 से ज्यादा होगा मतलब कि क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, ठीक है ना, एल्कलोसिस होगा, बेसिक होगा। तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 लर्न द वैल्यूज, स्टेप 2 कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है, 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस होगा, 7.45 से ज्यादा होगा तो वो एल्कलोसिस होगा। सिंपल, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। स्टेप 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको ये बताना है कि जो ये एसिडोसिस हो रहा है या फिर एल्कलोसिस हो रहा है वो कैसे है, वेदर इट्स मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स बताया था मैंने, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स है, बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स। तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है 22 से 27। तो अगर 22 से कम होगा, 22 से कम होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, है ना, क्योंकि बेस कम हो रहा है, 22 से कम हो रहा है तो एसिडोसिस होगा, ठीक है ना। एंड अगर 27 से ज्यादा होगा, अगर 27 से ज्यादा होगा मतलब कि क्या हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है। कौन सा एल्कलोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है ना। सो 27, 22 से 27। एंड मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स कौन है हमारा, बाइकार्बोनेट। ऐसे ही रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट्स कौन है, रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट्स है हमारा PaCO2। PaCO2 की वैल्यू कितनी होती है, 35 to 45। तो अगर पीएच भी कम है, 35 से कम होगा, अगर PaCO2 35 से कम होगा, सो क्या होगा, 35 से कम है मतलब कि एसिड कम है, मतलब कि क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा, सॉरी एल्कलोसिस होगा, है ना। बट अगर 45 से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, अगर 45 से ज्यादा हो रहा है इट मीन्स कि क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। और कौन सा नेचर होगा वो, दैट इज द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। बेसिकली PaCO2 क्या है, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट, एंड बाइकार्बोनेट क्या है हमारा है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट्स। So step 1 learn the values, step 2 is whether it's alkalosis और acidosis, step 3 कि वो metabolic है या फिर respiratory है, ठीक है। एंड स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में ये है कि जो भी हो रहा है, वट एवर इज गोइंग in your body, in your blood, whether it's respiratory alkalosis, whether it's metabolic acidosis, so बॉडी में ये चीजें हो रही है तो क्या आपका बॉडी उससे फाइट कर रहा है। देखो हमारा बॉडी इज वेरी वेरी मस्त। आप सबको पता है कुछ भी हमारी बॉडी में होता है, पहले हमारी बॉडी अपना पूरा जी जान लगाती है उस चीज को खत्म करने के लिए। वेदर अगर इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन से लड़ने में पूरा अपना जो जी जान लगाती है। ऐसे ही अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो हमारी बॉडी जी जान लगाएगी कि जो एसिडोसिस वाली कंडीशन है उसको खत्म करके हम न्यूट्रल पे आ जाए। तो जो अदर ऑर्गन है वो अपना पूरा काम करेगी। वही वही बात है कि कॉम्पनसेटरी है कि नॉन कॉम्पनसेटरी है। लेट्स सपोज आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है मतलब कि PaCO2 बहुत ज्यादा हो रखा है। आपकी बॉडी को क्या करना है, आपकी बॉडी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को न्यूट्रल करके क्या एलिमिनेट करके क्या करना है, न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कैसे होगी, हमारी किडनी करेगी। किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, किडनी H+ को एक्सक्रीट करेगी एंड बाइकार्बोनेट को क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करेगी। बाइकार्बोनेट को जैसे ही रीअब्सॉर्ब करेंगे तो बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। PaCO2 का नेचर कैसा है, एसिड। तो एसिड बेस दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो गया, है ना। सो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो हमारी किडनी को क्या करना चाहिए कि बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करना चाहिए, बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ेगी इट मींस क्या है, कॉम्पनसेटरी है, ठीक है। बट अगर लेट्स सपोज ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है एंड आपकी किडनी भैया को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, वो कह रहा है भाड़ में जाओ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो आपकी बॉडी से वो और H+ को रीअब्सॉर्ब कर रही है, बाइकार्बोनेट को लेट्स सपोज और वो एक्सक्रीट कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट को बढ़ना चाहिए था बट इन स्पाइट ऑफ वो बढ़ेगी और वो घट रहा है। तो दैट इज अनकॉम्पनसेटेड है, नॉन कॉम्पनसेटेड है, मतलब कि आपकी बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर रही है ना। अगर कॉम्पनसेट करेगी तो मतलब वो नॉर्मलाइज करेगी चीजों के, अगर वो कॉम्पनसेट नहीं करेगी तो चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी, या तो नॉर्मल ही रहेगी या फिर और सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज अ कॉम्पनसेटरी और नॉन कॉम्पनसेटरी, ठीक है ना। सो अगर लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी ने फुल्ली कॉम्पनसेट किया, अगर आपकी बॉडी ने फुल्ली कॉम्पनसेट किया तो पीएच क्या आ जाएगा, नॉर्मल। ये सब चीजें ना आगे आपको जब एबीसी सॉल्व करोगे ना आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। सो अगर बॉडी आपकी फुल्ली कॉम्पनसेट करेगी तो पीएच क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ऑफकोर्स अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, आपकी किडनी ने पूरा कॉम्पनसेट करके बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब किया तो
न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा। सो इन फुल्ली कॉम्पनसेटेड एबीजी पीएच क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट अगर पार्शियली कॉम्पनसेट है, मतलब कि हाँ किडनी रीअब्सॉर्ब तो कर रही है, बाइकार्बोनेट के रीअब्सॉर्ब कर रही है, बट इतना ज्यादा इतना अच्छे से नहीं कर पा रही है। सो अगर इतने अच्छे से नहीं कर पाएगी, हल्का फुल्का करेगी, दैट इज नोन एज पार्शियली कॉम्पनसेटेड, मतलब कि ऑल थ्री वैल्यूज आर एबनॉर्मल। पीएच भी एबनॉर्मल रहेगा, PaCO2 भी एबनॉर्मल रहेगा एंड बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल एबनॉर्मल रहेगा। वो आगे हम देखेंगे कैसे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अनकॉम्पनसेटेड का मतलब क्या है, अनकॉम्पनसेटेड का मतलब है कि पीएच एबनॉर्मल रहेगा एंड जो PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल रहेगा। कुछ समझ नहीं आया, एबीजी में देखते हैं। सो देखो, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यू, ठीक है। सो एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखो, सबसे पहले हमारा है पीएच दैट इज 7.20, ठीक है, पीएच इज 7.20, PaCO2 इज 35 एंड बाइकार्बोनेट इज 20, ठीक है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक टेबल बनाने की नीड है। एसिड, बेस, नॉर्मल। देखो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, मतलब अभी मैं करके दिखा रही हूँ, आपको लग रहा है इतना सारा टाइम लगेगा, बट आप जब सीख जाओगे ना, आप यूं लाइक विद इन 5 to 6 सेकंड में आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सो आपने ये टेबल बना दिया, एसिड, बेस एंड नॉर्मल। पीएच हमारा 7.20 है, आप सबको पता है 7.35 to 7.45 इज द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। सो पीएच हमारा 7.20 है, मतलब कि 7.35 से कम है, तो मतलब क्या है, ये एसिडोसिस हो रहा है, एसिड कंडीशन है, तो पीएच हमारा एसिड में आ गया, ठीक है। उसके बाद PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 35 to 45। सो ये 35 है, मतलब कि क्या है, ये नॉर्मल है। सो हमारा PaCO2 क्या है, नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट की हमारी वैल्यू होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड ये वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, 22 से कम आ रही है, मतलब कि क्या है, ये भी एसिड के वाले में है। सो हमारा बाइकार्बोनेट भी हमारा कहाँ आ गया, एसिडोसिस में आ रहा है। तो ये तो पक्का है कि ये हो रहा है एसिडोसिस। कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, ये हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है, तो ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। देन द थर्ड इज की वेदर इट्स कॉम्पनसेटरी और नॉन कॉम्पनसेटरी। तो देखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है हमारे ब्लड में, तो होना क्या चाहिए था, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या होना चाहिए था, उसको कम होना चाहिए था टू कॉम्पनसेट दिस, सो दैट बेसिक कंडीशन बढ़ जाता। बट PaCO2 हमारा जो लंग्स है बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भाड़ में जाओ, तो मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो PaCO2 क्या है, नॉर्मल है। PaCO2 इज नॉर्मल, इट मीन्स दिस एबीजी इज नॉन कॉम्पनसेटरी या फिर अनकॉम्पनसेटेड, आप बोल सकते हैं नॉन कॉम्पनसेटेड या फिर अनकॉम्पनसेटेड है। आई पसंद में अनकॉम्पनसेटेड है, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है प्लस अनकॉम्पनसेटेड है, ठीक है ना। सो एक और एमसीक्यू करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया, दैट इज एसिड, बेस एंड नॉर्मल। पीएच कितना है, 7.47। सो 7.35 to 7.45 इज नॉर्मल वैल्यू एंड पीएच कितना हो रहा है, 7.45 से ज्यादा है, मतलब कि बेस है। पीएच कहाँ पे आ रहा है, बेस की कैटेगरी में आ रही है। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 35 to 45 mm ऑफ Hg। सो 40 हो रहा है, मतलब कि क्या है, नॉर्मल में है, तो PaCO2 अगेन क्या है, नॉर्मल है। थर्ड हमारा बाइकार्बोनेट कितना है, 36 है। सो 22 से 27 इज नॉर्मल, सो 27 से ज्यादा है, मतलब कि ये अगेन ये क्या है, बेसिक है। सो बाइकार्बोनेट भी किस में आ रहा है, बेसिक में आ रहा है। तो ये तो बेसिक है, मतलब कि एल्कलोसिस तो है। कौन सा एल्कलोसिस है बच्चे, बताना जरा। एल्कलोसिस है ये हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी बेसिक में है एंड बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट। सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है एंड अगेन इट इज कॉम्पनसेटेड और फुल्ली कॉम्पनसेटेड और अनकॉम्पनसेटेड। सो देखो क्या होना चाहिए था, अगर PaCO2 अगर हमारा एसिड कैटेगरी में आता, तो मतलब कि हाँ वो बैलेंस कर रहा था, बॉडी में ऑलरेडी बेसिक कंडीशन ज्यादा था, एल्कलोसिस ज्यादा था, तो PaCO2 बढ़ गया टू न्यूट्रल दिस। बट PaCO2 नहीं बढ़ा है, वो इवन नॉर्मल है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नॉर्मल है। इट मीन्स इट इज अनकॉम्पनसेटेड, इट इज अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है ना। एंड अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, फॉर अनकॉम्पनसेटेड ऑल पीएच एबनॉर्मल होगा एंड PaCO2 और बाइकार्बोनेट कोई इसमें से एक वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल होगी। पीएच एबनॉर्मल होगा, PaCO2 या फिर बाइकार्बोनेट क्या होगी, नॉर्मल होगी। एंड यू कैन सी इन दिस थिंग कि पीएच तो एबनॉर्मल है एंड PaCO2 यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर भी पीएच एबनॉर्मल है, बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉर्मल है। सो इन अनकॉम्पनसेटेड एबीजी में क्या होगा, पीएच एबनॉर्मल होगा एंड बाइकार्बोनेट एंड PaCO2 में से कोई भी एक वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल होगी। सो दैट इज द अनकॉम्पनसेटेड एबीजी, ठीक है ना। एक और एमसीक्यू करते हैं। अगेन हमने चार्ट बनाया, एसिड, बेस
नॉर्मल, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, है ना। एसिड बेस नॉर्मल, पीएच कितना है, पीएच हमारा है 7.3, 7.352, 7.4। मैं बार बार ये टेबल क्यों बना रही हूँ, आपको भी ऐसे बार बार करोगे सो 10 एबीजी करोगे ना, उसके बाद आप एकदम एक्सपर्ट होने वाले हो, ठीक है ना। सो 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है हमारा 7.3 मतलब कि कम है, तो मतलब क्या है, पीएच किस में आ रहा है, पीएच आ रहा है हमारा एसिड वाले कैटेगरी में, ठीक है। PaCO2 कितना है, 35 से 45 नॉर्मल होती है, यहाँ पे 45 से ज्यादा है, तो अगेन जो PaCO2 कहाँ आ रहा है, हमारा एसिड वाली कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है 22 से 27 इज नॉर्मल, यहाँ पे कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 मतलब कि क्या है, नॉर्मल है। सो बाइकार्बोनेट हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल। सो ये हो का रहा है, ये हो रहा है एसिडोसिस, है ना। एसिड पीएच किसमें, एसिड कैटेगरी में है, सो एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। एसिडोसिस तो हो रहा है, ठीक है। कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, वेदर इट्स रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी एसिड वाली कैटेगरी में है, एंड सॉरी PaCO2 भी हमारा एसिड वाली कैटेगरी में है, एंड PaCO2 क्या हमारा है, PaCO2 हमारा इज रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, कॉम्पनसेटेड है या अनकॉम्पनसेटेड है। सो बाइकार्बोनेट कहाँ पे आ गया, नॉर्मल आ गया। कॉम्पनसेटेड कब होता, जब जब बाइकार्बोनेट है वो बेसिक कैटेगरी में आता। अगर ये बेसिक कैटेगरी में आता, इट मींस कि वो न्यूट्रल कर रहा है, वो बेस बढ़ा रहा है, बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब हो रहा है, एसिड ऑलरेडी ज्यादा था, PaCO2 ऑलरेडी ज्यादा था, तो ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। बट यहाँ पे PaCO2 ऑलरेडी एसिडिक ज्यादा है एंड बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, कुछ कॉम्पनसेट नहीं कर रही है, सो ये हमारा अनकॉम्पनसेटेड है। अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में। सो ये 3 एबीजी आपको समझ में आ गया हमारा अनकॉम्पनसेटेड से रिलेटेड, ठीक है ना। फोर्थ एबीजी हम करते हैं। फोर्थ एबीजी हमने किया, हमारा अगेन हमने चार्ट बनाया एसिड, नॉर्मल एंड बेस। पीएच अगेन हम करते हैं 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल नॉर्मल पीएच। यहाँ पे कितना है, 7.26 है। 7.26 बोले तो 7.26 में 7.35 से कम है, तो हमारा जो पीएच है वो हमारा एसिड वाली कैटेगरी में है, ठीक है। PaCO2 कितना है, 35 से 45 इज द नॉर्मल, एंड 35 से कम हो रहा है, तो PaCO2 किस में आ रहा है, बेस कैटेगरी में आ रहा है। सो PaCO2 इज द बेसिक कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितना है, 22 से 27 इज द नॉर्मल, तो 17 आ रहा है, मतलब कि बाइकार्बोनेट किस में आ रहा है, एसिडिक में आ रहा है। सो बाइकार्बोनेट हमारा एसिडिक में आ रहा है। सो ये कौन सा है, पीएच हमारा कहाँ गया, एसिडोसिस हो रहा है, एसिडिक कैटेगरी में है, सो एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस तो होगा भैया, ठीक है। कौन सा एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी हमारा एसिडिक कैटेगरी में है। अब ये बताओ, ये हमारा कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है या अनकॉम्पनसेटेड है। देखो ये अनकॉम्पनसेटेड तो नहीं है, क्योंकि PaCO2 जो नॉर्मल नहीं है, अगर ये नॉर्मल आता तो ये हमारा अनकॉम्पनसेटेड होता, मतलब कि जो लंग्स है कुछ भी नहीं कर रही है, वो नॉर्मलाइज है, वो प्रॉपर CO2 को नॉर्मल वैल्यूज रख रखी है। बट यहाँ पे PaCO2 हमारा क्या है, PaCO2 की वैल्यू कुछ तो कम है, मतलब कुछ तो कॉम्पनसेट कर रही है, बट इतना कॉम्पनसेट नहीं कर रही है कि वो एबीजी जो पीएच है उसको नॉर्मल कर पाए। अगर पीएच एकदम नॉर्मल कर देता, अगर लंग्स इतना ज्यादा कॉम्पनसेट करता कि पीएच को नॉर्मल कर देता, देन इट मीन्स कि जो हमारा एबीजी है, जो हमारा जो वैल्यू है, वो फुल्ली कॉम्पनसेटेड होता। बट यहाँ पे लंग्स अपना काम चालू कर रख रही है, बट इतना कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही है कि वो एबीजी को, पीएच को नॉर्मल कर दे। तो पीएच यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, इसलिए ये जो एबीजी है दैट इज अ पार्शियली कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है, ठीक है ना। एंड आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने जो लाइन लिखी थी कि फॉर पार्शियली कॉम्पनसेटेड ऑल 3 वैल्यूज आर एबनॉर्मल, तो आप यहाँ पे देख रहे हो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, एबनॉर्मल है। सारी पीएच भी एबनॉर्मल है, PaCO2 भी एबनॉर्मल है, एंड बाइकार्बोनेट भी क्या है, एबनॉर्मल है। सो दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियली कॉम्पनसेटेड। एक और एबीजी कर लेते हैं अगेन। एसिड बनाया, बेस बनाया, नॉर्मल बनाया, pH is 7.35 to 7.45, ओके। सो 7.35 से कम है, तो अगेन pH इज इन एसिडिक कैटेगरी। PaCO2 क्या है, PaCO2 हमारा एसिडिक कैटेगरी में अगेन है। सो PaCO2 हमारा एसिडिक कैटेगरी में है। बाइकार्बोनेट हमारा किस में है, बाइकार्बोनेट हमारा बेसिक कैटेगरी में है। सो बाइकार्बोनेट हमारा बेसिक कैटेगरी में है। सो क्या है, ये एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है, हाँ। और कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है ना। कौन से है ये, कॉम्पनसेटेड और फुल्ली कॉम्पनसेटेड और अनकॉम्पनसेटेड। सो अनकॉम्पनसेटेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर नॉर्मल रेंज में होती तो ये नॉन कॉम्पनसेटेड होती, बट अगर पीएच की वैल्यू एकदम नॉर्मल हो जाती तो ये फुल्ली कॉम्पनसेटेड होती। बट पीएच की वैल्यू नॉर्मल नहीं हुई है, इट मीन्स इट इज पार्शियली
कॉम्पनसेटेड। तो आई होप आपको अनकॉम्पनसेटेड एंड पार्शियली कॉम्पनसेटेड आप इजिली कर पाओगे। एंड लेट्स सॉल्व द अनदर दैट इज अ फुल्ली कॉम्पनसेटेड। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि फॉर फुल्ली कॉम्पनसेटेड एबीजी उसमें जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, पीएच जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। पीएच नॉर्मल आ जाएगा, फिर हम पता कैसे करेंगे कि ये एल्कलोसिस है कि एसिडोसिस है, तो वो हम इस तरीके से पता करेंगे कि कि पीएच नॉर्मल आ जाएगा, मतलब कि पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये एल्कलोसिस है कि एसिडोसिस है कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम एक मीन वैल्यू रखेंगे दैट इज द 7.40। अब यहाँ पे हम 7.40 को ज्यादा नॉर्मल वैल्यू मानेंगे, तो अगर 7.40 से कम होगा इट मीन्स वो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, ठीक है। एंड अगर 7.40 से ज्यादा होगा इट मीन्स वो एल्कलोसिस होगा, ठीक है ना, एल्कलोसिस होगा, ठीक है ना। स्लाइटली एल्कलोसिस होगा, स्लाइटली एसिडोसिस होगा। तो 7.40 अब आपकी नॉर्मल वैल्यू होगी, ठीक है ना। सो कैसे करना है देखो, अभी आपको समझ नहीं आया होगा बट अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगेन आपने टेबल बनाया एसिड, बेस एंड नॉर्मल, ठीक है ना। पीएच कितना है, 7.43 है, तो 7.43 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, तो यहाँ पे पीएच तो नॉर्मल हो गया, मतलब कि आपके माइंड में तुरंत की तुरंत ट्रिक करना चाहिए कि इट इज फुल्ली कॉम्पनसेटेड एबीजी है। एंड यहाँ पे हम जो वैल्यू मानने वाले हैं डेट इज 7.40 को हम नॉर्मल मानने वाले हैं। तो ये 7.43 है, मतलब कि 7.40 से ज्यादा है, इट मीन्स इट इज बेसिक। तो पीएच कहाँ पे आ गया है, बेसिक वाले में आ गया है, ठीक है। PaCO2 क्या है, 35 टू 45 इज नॉर्मल होता है, तो PaCO2 कितना है, 30 है, मतलब 35 से कम है, मतलब कि अगेन PaCO2 भी कहाँ पे आ गया है, PaCO2 भी हमारा बेसिक कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। देन हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो 22 से 27 होता है, एंड बाइकार्बोनेट 22 से कम है, मतलब कि बाइकार्बोनेट कैसा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट हमारा एसिड कैटेगरी में आ गया। सो ये हमारा पीएच बेसिक है, तो ये मतलब कि एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस है। कौन सा एल्कलोसिस है, हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, क्योंकि PaCO2 एंड पीएच दोनों के दोनों कहाँ पे है, बेसिक रेंज में है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। एंड ये कौन सी एबीजी है, दिस इज द फुल्ली कॉम्पनसेटेड एबीजी। क्यों, क्योंकि पीएच जो है वो नॉर्मल आ चुकी है, ये फुल्ली कॉम्पनसेटेड है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू कर लेते हैं सो दैट आपको प्रॉपर अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अगेन वी आर मेकिंग द टेबल। देखो स्टार्टिंग में टेबल बनाओगे, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाए, लाइक मैं तो ऐसे माइंड में भी बना लेती हूँ, एसिड बेस नॉर्मल ऐसे करके कर लेते हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा टेबल बना के करोगे एंड देन आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप माइंड में इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो एग्जाम में आपको इतना टेबल वेबल बनाने की नीड नहीं है, बट for that expertise you should solve, you have to solve many much as possible MCQ related to ABG, तभी आप एक्सपर्ट बन पाओगे, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए ऑफ कोर्स आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हमने बनाया एसिड, बेस एंड नॉर्मल, ठीक है, बना लिया। पीएच अगेन 7.43 मतलब नॉर्मल, मतलब कि 7.40 इज द हम मीन वैल्यू मानते हैं। सो 7.40 से ज्यादा है, मतलब कि पीएच जो है वो कहाँ आ गया, बेसिक कैटेगरी में आ गया। PaCO2 50 है, सो 35 टू 45 इज नॉर्मल, 45 से ज्यादा हो रहा है, मतलब कि PaCO2 कहाँ पे आ रहा है, PaCO2 हमारा एसिडिक कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। बाइकार्बोनेट 22 से 27 इज नॉर्मल, सो 27 से कितनी ज्यादा वैल्यू है ना, सो बाइकार्बोनेट अगेन कहाँ पे आ गया, हमारा बेसिक कैटेगरी में आ गया। तो ये हमारा है कौन सा, ये बेसिक में हमारा पीएच भी आ रहा है, बाइकार्बोनेट भी आ रहा है, तो हमारा है तो एल्कलोसिस हो तो रहा है, बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है। कौन सा एल्कलोसिस हो रहा है, इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। एंड बताओ आपकी बॉडी उसको कॉम्पनसेट कर रही है, हाँ दिख भी रहा है, एक तो पीएच भी नॉर्मल हो गई है एंड आपको दिख रहा है कि PaCO2 मतलब कितना ज्यादा कॉम्पनसेट, लंग्स हमारा कितना ज्यादा कॉम्पनसेट कर रही है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सो डेट जो बॉडी में इतना ज्यादा बेस हो रखा है, तो मैं भी CO2 को रिटेन करता हूँ सो डेट कॉम्पनसेट होकर न्यूट्रल हो जाए, है ना। एंड न्यूट्रल होकर पीएच क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई है, दैट वी वांट, है ना। सो इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फुल्ली कॉम्पनसेटेड, फुल्ली कॉम्पनसेटेड। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी रिलेटेड टू एबीजी। एबीजी कैसे लेते हैं, कौन से साइट से लेते हैं, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं एबीजी को, किस तरीके का भी एमसीक्यू आ जाए रिलेटेड टू एबीजी, एनी ट्रिकी टाइप, एनी हार्ड, किस तरीके से भी आ जाए, आप इजिली एबीजी से रिलेटेड आई थिंक एमसीक्यू बहुत इजिली कर लोगे। एंड दिस एबीजी टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक एमसीक्यू तो आना है फ्रॉम दिस टॉपिक। इन नॉर्सिट प्री में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, सिनेरियो टाइप वो दे देंगे बड़ा सा, ऐसे 7 to 8 लाइन्स का
क्वेश्चंस दे देंगे एंड आपको एक सिंपल चीज़ पूछेंगे, तो डरना नहीं है एमसीक्यू देख के। बेसिकली आपको बस मास्टर होना है एबीजी सॉल्व करने में। एबीजी में मास्टर हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड जब आप एग्जाम देकर आप नॉर्सिट क्रैक करके जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, देन यू वर्क इन आइदर इन आईसीयू या फिर वार्ड में कहीं भी काम करोगे, आपको एबीजी देखने को डेली को मिलेगा। सो यू शुड नो कि हाँ ये कौन सा एबीजी है, सो दैट एज सुन एज पॉसिबल आप जो उनके फिजिशियंस को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट स्टेप्स ले सकते हो, सो दैट पेशेंट की लाइफ बचा सकते हो। बिकॉज दिस एबीजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल है पेशेंट की लाइफ को बचाने में, अगर आपने करेक्ट टाइम पे करेक्ट आपने स्टेप्स लिया तो। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।